तो आपको ये तो पता है कि सन गर्म है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि सन बहुत ज़्यादा गर्म है? नहीं पता तो चले मैं बताता हूँ। अगर सन की सरफेस टेम्परेचर की बात करें तो ये 5505 डिग्री सेंटीग्रेड सिर्फ सरफेस टेम्परेचर है। अगर आप सरफेस से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो इसका एक लेयर आ जाता है जिसको हम कोरोना कहते हैं। इस कोरोना लेयर की जो टेम्परेचर है वो 1 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाती है। इससे कुछ ही ज़्यादा टेम्परेचर सन के कोर के अंदर पाया जाता है। आप सोच ही सकते हैं कि आप सन कितना गर्म है। अब सन इतना गर्म हुआ है, इसके अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। जो ग्रेविटी है सन की, वो इसके मैस को बाहर फटने से बचाती है, क्योंकि इसके ऊपर इतने ज़्यादा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और इतना ज़्यादा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होने की वजह से इसका जो मैस है वो बाहर की तरफ फटना शुरू हो जाता है, बाहर निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन इसकी ग्रेविटी इसको दोबारा अंदर खींचती है। इन दोनों का बैलेंस बना होता है इन फोर्सेस का। अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी कमज़ोर पड़ जाए या ग्रेविटी कमज़ोर पड़ जाए तो ग्रेविटी कमज़ोर पड़ने से जो मैस होगा वो सारा एस्केप कर जाएगा और सन इतना सा बच जाएगा। और अगर इसकी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, इसकी न्यूक्लियर पावर कम हो जाए तो ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि एक सुपरनोवा होगा और ये अपनी लाइफ साइकिल को ख़त्म कर देगा। तो आप सोच ही सकते हैं कि सन कितना पावरफुल है। अब सन के गर्मी के फैक्ट से लेकर अगला फैक्ट भी हमारा इसी से रिलेटेड है कि अगर सन इतना ज़्यादा गर्म है तो इसका क्या कोई इफेक्ट है हमारे ऊपर? हमारे ऊपर हीट एंड लाइट तो आती है, लेकिन कोई डेंजरस इफेक्ट आता है कोई आप जो डेली लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकें? ज़रूर आता है। अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन्स को देखें तो ये सैटेलाइट से कनेक्टेड होते हैं। सन पे कभी कभी इतने ज़ोर के धमाके होते हैं कि जो एक ख़ास किस्म की गैसेस का एक क्लाउड बाहर निकलता है सन के, जिसको हम सोलर फ्लेयर कहते हैं। ये सोलर फ्लेयर सैटेलाइट को जाकर डिस्टर्ब कर सकता है और इस इन टर्न जो सैटेलाइट्स हैं वो हमें सिग्नल डिस्टरप्ट कर सकते हैं हमारे, जिसकी वजह से मोबाइल फ़ोन्स कभी कभी मेल फंक्शनिंग करने लगते हैं। फैक्ट नंबर 3 पे चलें तो हमें पता चलेगा कि लाइट की स्पीड होती है भाई 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ये बहुत ज़्यादा है और ये 1 सेकंड में कई सारे चक्कर लगा सकती है अर्थ के। लेकिन अगर हम सन और अर्थ का डिस्टेंस देखें तो ये डिस्टेंस लाइट के लिए भी कुछ टाइम लेने वाला बन जाता है। लाइट को कम से कम 8 मिनट चाहिए सन से अर्थ तक पहुंचने में। और यही वजह है कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि अगर सन हमारे सोलर सिस्टम से गायब हो जाए तो हमें उसका इफेक्ट 8 मिनट बाद पता चलेगा। हमारी लाइट 8 मिनट बाद ख़त्म होगी, हमारी हीट 8 मिनट बाद ख़त्म होगी, और तो जो ग्रेविटेशनल पुल है उसके इफेक्ट्स भी 8 मिनट तक रहेंगे। 8 मिनट के बाद ही सारे इफेक्ट इसके ख़त्म हो जाएंगे और सोलर सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, कहीं और चल पड़ेगा निकल के। और यहाँ पर स्पेस में तो लाइट्स को भी ईयर्स लग जाते हैं, जिसको हम लाइट ईयर्स कहते हैं। जैसे कि अगर हम अपने मिल्की वे के दरमियान से लेकर अपनी जगह तक देखें तो लाखों लाइट ईयर्स का फासला ये है, मतलब लाइट भी स्लो पड़ जाती है। अब सन के ऊपर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का मैंने नाम लिया, तो ये कितना पावरफुल हो सकता है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, इसका आप अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हैं कि ये 1 सेकंड में 600 मिलियन टन ऑफ हाइड्रोजन को कंप्रेस करके 596 मिलियन टन ऑफ हीलियम के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अब देखा जाए तो इस प्रोसेस में 4 मिलियन टन्स ऑफ हाइड्रोजन तो गुम हो जाती है, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस को वायोलेट करती हुई नज़र आती है। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है, क्योंकि इनमें से कुछ मैस जो है वो एनर्जी की सूरत में एस्केप कर जाता है। अब इस मैस को छोड़ के ये जो मतलब एक प्रोसेस है, ये जो रिएक्शन है, इसके अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी निकलती है कि मतलब सिर्फ ये 1 सेकंड की एनर्जी ना हमारी लाइफ के लिए काफ़ी है। मिलियंस ऑफ डिग्रीज ऑफ सेंटीग्रेड टेम्परेचर इससे निकलता है और इस न्यूक्लियर रिएक्शन को हम कहते हैं। अब इस प्रोसेस का नाम है फ्यूजन, क्योंकि इसमें 2 छोटे छोटे एटम फ्यूज होकर एक बड़ा एटम बनाते हैं। अब अगर आप अगले फैक्ट की तरफ चलें तो आपको सितारों को देखना पड़ेगा। आपको पता है कि सितारे हमसे बहुत दूर होते हैं, लेकिन ये दूर नहीं होते, ये बहुत 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 ज़्यादा दूर होते हैं। इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि जो सन है वो हमारे पूरी गैलेक्सी में बहुत ही एवरेज साइज स्टार्स में से एक है। यानी कि अगर हम इसकी लाइफ साइकिल को स्टडी करें तो ये ना आगे जाके न्यूट्रॉन स्टार बन सकता है, ना आगे जाके ये ब्लैक होल बन सकता है, क्योंकि इसका मैस ही इतना नहीं है। ये आगे जाके सिर्फ ब्लैक ड्वार्फ बन जाएगा, जो कि आप कह सकते हैं एक जला हुआ कोयले का टुकड़ा है। अब वो सन को छोड़ें, अगर आप बाकी स्टार्स को देखेंगे तो आपको बहुत छोटे छोटे डॉट्स जैसे नज़र आते हैं। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बहुत बहुत ज़्यादा दूर हैं, क्योंकि इनमें से जो छोटे से छोटा स्टार भी है वो कम से कम हमारे सन से 10 से 20 टाइम्स ज़्यादा बड़ा है। मतलब कि 10 से 20 गुना ज़्यादा बड़े बड़े स्टार हैं, छोटे से छोटा स्टार भी आप जो अपने रात के आसमान में देखते हैं। लेकिन वो इतने ज़्यादा दूर हैं कि उनकी जो लाइट पहुँचने में भी सालों लग जाते हैं हम तक। यानी कि अगर आप कोई भी एक स्टार देखें
और आप सालों तक उसको ऑब्जर्व करें और आप अंदाज़ा लगाएं, मतलब कि इंतज़ार करेंगे इसके फटने का, इसके लाइफ साइकिल ख़त्म होने का, तो आपको एक्चुअली साल बाद, अगर एक स्टार आज फट रहा है तो साल बाद उसकी लाइट आप तक आना बंद होगी, और अगर आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि ये स्टार फट गया है। यानी कि आप सोच ही सकते हैं कि हमसे कितना ज़्यादा दूर है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना एक कमेंट ज़रूर लीव करिएगा। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।